बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में बोरिंग कॉस्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर्स ऑन क्वालिफाइंग एसेट्स। Expenditures on qualifying assets includes only those expenditures that have resulted in payments of cash or transfer of other assets। मतलब अगर कोई क्वालिफाइंग एसेट आप लोग एक्वायर करते हैं या तो आप लोग कैश में उसको पेमेंट करेंगे, या जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन होती है एसेट्स अगेंस्ट एसेट्स, तो उसकी बात यहाँ पे की गई। अगर आप किसी किस्म की कोई पेमेंट करते हैं या कोई एसेट ट्रांसफर करते हैं तो उस एसेट की फेयर वैल्यू हमारे क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। आपने इसको कैपिटलाइज कर देना है। साथ में कहता है द एवरेज कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स ड्यूरिंग अ पीरियड इंक्लूडिंग बोरोइंग कॉस्ट प्रीवियसली कैपिटलाइज्ड। मतलब कैरिंग अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग एसेट के अंदर जो इससे पहले आपने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की हुई होती है वो भी शामिल है इसके अंदर। इज नॉर्मली अ रीजनेबल अप्रोक्सीमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स टू विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज अप्लाइड इन दैट पीरियड। और अगर जर्नल बोरिंग्स हमारे पास होती हैं तो हम लोग उन जर्नल बोरिंग्स के जो एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं अप्लाई किया करते। हम लोग कैपिटलाइजेशन के लिए हमेशा कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई किया करते हैं। तो इसीलिए ये हमारे पास जो एक्सपेंडिचर्स होते रहते हैं वो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट होती रहती है जो हम कैपिटलाइज करते हैं। लेकिन आपसे कह रहे हैं एक्सपेंडिचर्स आर रिड्यूस्ड, जो कि आपने जो एक्सपेंस किए हैं जो आपने कैपिटलाइज किए हैं आप उनको कम कर सकते हैं। दो सिचुएशंस हैं। अगर किसी किस्म का कोई प्रोग्रेस पेमेंट आप रिसीव कर लेती हैं, मतलब आप लोगों ने कोई प्रोग्रेस बिल वगैरह कॉन्ट्रैक्टर को पे करते रहते हुए तो वो कैपिटलाइज होते जाते हैं। लेकिन अगर वहां से आपको उनकी रिकवरी हो जाए, आप रिसीव कर लें, तो वो प्रोग्रेस बिल के अगेंस्ट आपके एक्सपेंडिचर्स कम हो जाते हैं। और या फिर आपने देखा था कि आप जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव करते हैं तो आपकी वो जो अमाउंट है बोरिंग कॉस्ट की वो रिड्यूस हो जाती थी। इसी तरह से अगर किसी किस्म की कोई आप ग्रांट रिसीव कर लेते हैं गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव करने पर भी आपके एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब हमारे पास इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल है 11। रिक्वायरमेंट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर ZEAL लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31 2011। कहते हैं ZEAL लिमिटेड इज बिल्डिंग अ डैम फॉर फेडरल गवर्नमेंट। The project will take 10 years to complete. On Feb 1st, 2011, ZL used rupees 100 million from pool of journal loans with capitalization rate of 12% for the expenditure incurred on the same date for payments to subcontractor who started work immediately. On July 1st, 2011, the federal government made first progress payment of rupees 30 million. As ZL had offered employment opportunities to locals of the areas, considering this fact, provincial government has given ZL a grant awarded of rupees 10 million on October 31st, 2011. तो बोरिंग कॉस्ट तो भी कैपिटलाइज हमने देख लिया। अब अगर और दिसंबर 31 2011 के लिए अब अगर आप लोग देखें तो 1 फैब को हम लोगों ने 100 मिलियन यूज किया जर्नल बोरिंग्स में से एट अ रेट ऑफ 12%। तो अगर आप लोग यहां पर देखें सब कॉन्ट्रैक्टर को हम लोगों ने पेमेंट कितनी की, 100 मिलियन की। कैमुलेट ये टोटल 100 ही हो गया। 100 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12%। लेकिन साथ में यहाँ पे देखें आपसे उसने कहा कि जुलाई 1 तो 1 फैब से जुलाई 1 तक कितने मंथ हमारे पास हो गए, 5 मंथ। तो 100 मिलियन 5 मंथ्स के लिए आपके पास रहा। तो आपने यहां से 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है 5/12, ये आपके पास है। तो इसके इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन गई आपके पास, बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 5 मिलियन। अब क्या कहते हैं आपको, आपने 100 मिलियन रिसीव कर लिया, लेकिन कहता है फॉर द एक्सपेंडिचर इनकम जुलाई 1 2011 फेडरल गवर्नमेंट मेड फर्स्ट प्रोग्रेस पेमेंट
वो जो 100 मिलियन आपने जनरल बोरिंग में से यूज किया था, उसमें से 30 मिलियन आपको रिसीव हो चुका है। मतलब आप अपनी जनरल बोरिंग्स को वापस कर दो। तो बेसिकली जनरल बोरिंग्स को जब 30 मिलियन वापस कर लोगे 1 जुलाई के बाद, तो क्या आप 100 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करवाओगे? आप ऐसे समझ लें जैसे आप लोगों ने 100 मिलियन की लोन लिया उस एट अ रेट ऑफ 12%, 1 जुलाई को जाकर उसको 30 मिलियन वापस कर दिया। तो 1 जुलाई के बाद जो आप लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज करवाना है, 100 पे करवाओगे या 70 पे करवाओगे? 70 के ऊपर जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो अब आप लोगों ने 70 के ऊपर जाकर, क्योंकि ये प्रोग्रेस पेमेंट्स आपने कर दी 30 की, तो 70 के ऊपर जाके 12% फॉर नेक्स्ट पीरियड। और जुलाई से लेकर देखें आप कौन सी डेट तक जाएंगे? अक्टूबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स के लिए। तो 4 मंथ्स के लिए आपके पास ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को? अब क्या हुआ, अक्टूबर में 31 अक्टूबर को आपको 10 की ग्रांट मिल गई, 10 मिलियन की गवर्नमेंट ग्रांट मिल गई। तो आपके पास ये ग्रांट इनकम भी आपके उस एक्सपेंस को रिड्यूस कर रही है। जो आपने पहले 100 का एक्सपेंस किया, 30 फेडरल गवर्नमेंट ने आपको दे दिया प्रोग्रेस पेमेंट, और 10 की उन्होंने ग्रांट आपको दे दी। तो आपके पास जर्नल बोरिंग में से रिमेनिंग बैलेंस कितना बच जाएगा? 60। इससे पहले ये होता था कि हमारी जर्नल बोरिंग हर पेमेंट के ऊपर इंक्रीज हो रही होती थी। आज के क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो बेटा आप डैम बना रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट ने अभी आपको पैसे नहीं दिए, तो आपने अपना फंड यूज किया 100 मिलियन का। 100 मिलियन से फेडरल गवर्नमेंट ने आपको पहली जो पेमेंट की 30 मिलियन की वो 1 जुलाई की। तो अब आप अपने फंड को, जनरल बोरिंग को 30 मिलियन वापस कर दो, बाकी आपने 70 अब यूज कर लिया। 70 में से अक्टूबर के एंड पर जाकर आपको 10 मिलियन ग्रांट के तौर पे मिल गया। तो अब आप अपने जर्नल बोरिंग में से रिमेनिंग 60 कर, यही वजह थी उसने आपको बताया था कि आपके एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाएंगे अगर आप कोई प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव कर लेते हैं या आप किसी किस्म की कोई ग्रांट रिसीव कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये प्रोग्रेस पेमेंट थी, ये आपकी ग्रांट थी, ये आपकी एक्सपेंडिचर्स थे। तो आपके एक्सपेंडिचर्स रिड्यूस होते गए 100 से 70, 70 से 60। अब ये 30 अक्टूबर था, तो 60 के ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करेंगे नवंबर एंड दिसंबर 2 मंथ्स के लिए, तो आपके पास ये आ जाएगा रेट। और 9 मिलियन आपके पास बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है। ऑल क्लियर? जी हाँ जी, तो वो तो फिर 100 ही नेक्स्ट चलता रहता, नेक्स्ट पेमेंट तक के ये रहता नहीं 10 मिलियन तक, यानी फरवरी से अक्टूबर तक। हाँ जी बिल्कुल। अगर ये 30 मिलियन वाली लाइन ना होती तो फिर एक्सपेंडिचर ने रिड्यूस हो जाना था सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट से। अगर ये दोनों ना होते तो 100 मिलियन 31 दिसंबर तक चला जाता। अब मैं इस 100 मिलियन को एग्जैक्ट 31 दिसंबर नहीं लेके जा सकता था, क्योंकि ये रिड्यूस होता जा रहा था। तो रिड्यूस्ड, तो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स के लिए या कमिंग पीरियड्स के लिए रिड्यूस्ड अमाउंट के ऊपर रेट अप्लाई किया जाता है। क्लियर हो गई ये बात? जी, अब नेक्स्ट देखें बेटा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, कि हम लोगों ने बोरिंग कॉस्ट से रेलेवेंट कौन कौन सी चीजें हैं जो डिस्क्लोज करनी है। तो देखिए हम लोग वही अपने नॉन करंट एसेट में क्वालिफाइंग एसेट लिख देते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में आ जाता है, और अगर कंप्लीट हो चुका है तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से हमारे एसेट का पार्ट भी बन जाता है। तो कौन सी ऐसी चीजें जो हम लोगों ने इनके अलावा डिस्क्लोज भी करनी है? एंटिटी शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में है तो आप बताओ कि बोरोइंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज कितनी की हुई है, और साथ में आप लोगों ने कैपिटलाइजेशन रेट के बारे में भी बताना है। यूज्ड टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर
ये दो चीजें हैं जो आपने डिस्क्लोज करनी है कि फॉर द पीरियड टोटल बोरिंग कॉस्ट कितनी इनकर की और कौन से रेट के ऊपर की, कैपिटलाइजेशन रेट भी साथ में बताएंगे। एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड टू बी चार्ज टू प्रॉफिट ऑफ, कैपिटलाइज्ड अलग से बतानी है एंड चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस हम लोगों ने अलग से बताना है। क्वेश्चन है, अल्फा लिमिटेड बारोड रुपीज 9 million at a rate of 15% per annum to fund a qualifying acid project on 1st January 2016. The following expenditure were made on the project during the year ending 31st December 2016. 1st March 2016 को 2.5, 1st October 2016 को 4.2 and 1st December 2016 को 2.3। कहते हैं सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट अ रेट ऑफ 10% whenever available। अब इनका अगर सम करें तो देखिए 9 मिलियन बन नहीं गया हमारे पास, तो टोटल 9 मिलियन यूटिलाइज हो चुका है। अगर कोई सरप्लस फंड है तो 10% के ऊपर इन्वेस्ट हो जाता है, जबकि खुद 9 मिलियन हमने जो बारो किया हुआ है वो 15% के ऊपर किया हुआ है। फिर कहते हैं द प्रोजेक्ट एक्टिविटी स्टार्टेड ऑन फर्स्ट, प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज एक्टिव वर्क स्टार्ट हो रहा है हमारे पास 1 मार्च को, हम लोगों ने फर्स्ट पेमेंट की 1 मार्च को, हम लोगों ने 9 मिलियन लिया, तो हमारे पास कमेंसमेंट डेट कौन सी होगी? 1 मार्च होगी। कि बोरिंग कॉस्ट जब हम लोगों ने कैपिटलाइज करनी है वो 1 जनवरी से नहीं करनी, वो 1 मार्च से करनी है। हम लोगों ने वही 3 कंडीशन ही चेक की हैं। एक्टिव कंस्ट्रक्शन 1 मार्च, फर्स्ट पेमेंट 1 मार्च और 1 मार्च को लोन भी अवेलेबल था। 1 जनवरी नहीं हो सकती, तीनों कंडीशन। अच्छा, नेक्स्ट, वर्क ऑन द प्रोजेक्ट वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द होल मंथ ऑफ अगस्त एंड रिज्यूम्ड एट द स्टार्ट ऑफ सितंबर। तो बेटा अगर रीजन नहीं बताई तो सस्पेंशन ही होती है। आपने सस्पेंशन के मंथ में, अगस्त के मंथ में इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना तो उसके ऊपर आने वाली इनकम भी कैपिटलाइज नहीं होती। क्लियर? तो फिर वो हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगी। अगर अगस्त में कोई इन्वेस्टमेंट इनकम अर्न करते हैं तो वो हमारे प्रॉफिट और लॉस का अकाउंट, लॉस का पार्ट बन जाएगी। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड ऑन 31st दिसंबर 2016। अच्छा बताएं कि ये कौन सा बोरोइंग्स हैं, जर्नल या स्पेसिफिक? स्पेसिफिक बोरोइंग है, और जर्नल के ऊपर कभी भी इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं आती, स्पेसिफिक पर आती है। स्पेसिफिक है इसीलिए तो ये वाली इंफॉर्मेशन आपको दी है। अब जल्दी से बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ये मुझे फाइंड करके दें, जल्दी करें। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए बेटा सबसे पहले आपने कमेंसमेंट डेट को देखना है। बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड के लिए कमेंसमेंट डेट है हमारे पास 1 मार्च। 1 मार्च से लेकर 31 दिसंबर तक कंस्ट्रक्शन होती रही, तो टोटल जो कंस्ट्रक्शन का टाइम पीरियड है वो 10 मंथ्स है। लेकिन इन 10 मंथ्स में 1 मंथ की सस्पेंशन है, तो उस 1 मंथ को शामिल नहीं करेंगे, तो जो कैपिटलाइज्ड हो रहा है वो 9 मंथ्स के लिए हो रहा है। तो आपने जो स्पेसिफिक बोरोइंग्स 9 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 is equal to 1.0125 मिलियन। ये आ गया आपके पास, ये टोटल इंटरेस्ट है। अब आपने इसमें से माइनस कर देनी है इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम देखिए भाई, आपके पास 9 मिलियन था, उसमें से 2.5 मिलियन आपने खर्च कर दिया, तो आपके पास कितनी अमाउंट आ गई? 6.5 मिलियन आप इन्वेस्ट करेंगे एट अ रेट ऑफ 10% फॉर 1 मार्च से 1 अक्टूबर तक ये इन्वेस्ट रहेगा। तो देखें कितने मंथ हैं ये, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
तो टोटल 7 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट रहेगी। लेकिन अगस्त के मंथ में अगर आपने इंटरेस्ट को कैपिटलाइज नहीं किया था तो इन्वेस्टमेंट इनकम भी कैपिटलाइज नहीं होती। तो बेसिकली आपने 7 मंथ से नहीं 6 मंथ यहां पर लेने हैं। तो 6/12 और यहां से आपको आंसर मिल जाना है 0.325। फिर 6.5 मिलियन में से आपने खर्च कर दिया 4.2, बाकी अमाउंट रह गई। और ये कितने अरसे के लिए? अक्टूबर नवंबर, तो फॉर 2 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 2/12 और ये अमाउंट आपके पास आ गई 0.0383। टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम देखिए आपके पास कितनी बन गई। टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम 0.3633। अब इस इंटरेस्ट में से इन्वेस्टमेंट इनकम को माइनस कर दें 2.6491। ये बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन है 649 समथिंग। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब देखें बेटा 9 मिलियन के ऊपर हमने इंटरेस्ट पूरे साल का पे करना है बैंक को, लेकिन उसमें से 9 मंथ्स हमने कैपिटलाइज कर दिए। तो बाकी जो हमारे पास 3 मंथ्स हैं जनवरी, फेब और अगस्त, ये 3 मंथ इंटरेस्ट हमारे पास एक्सपेंस आउट हो जाएगा। 3/12 इज इक्वल टू जनवरी, फेब और अगस्त 0.3375 और ये 9 मिलियन जनवरी और फेब में भी तो इन्वेस्ट रहा होगा। यहां पर हम लोगों ने मार्च से शुरू किया था, लेकिन मेरे पास सरप्लस फंड जनवरी और फेब में भी था। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनकम हमने अर्न की, लेकिन वो हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बनेंगे। तो यहां पर 9 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 2/12 जनवरी और फेब की इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आएगी कितनी और साथ में 6.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% एंड मल्टीप्लाइड, ये 7 मंथ के लिए इन्वेस्ट रहा था। 6 मंथ कैपिटलाइज हो गए और 1 मंथ हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आ जाएंगे। जीरो 541। अब देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कितनी चार्ज की हम लोगों ने 0.1949। और ये आपके एक्सपेंस को अगर रिड्यूस करे तो टोटल आपका एक्सपेंस कितना बन जाता है 0.1434 143। आप अमाउंट ठीक लिखवाएं मुझे 150,337.5 ये हाँ ये 15 बनता है ना ये 15। तो अब अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई कैलकुलेशन ठीक लिखवाया करें। अब ये अमाउंट बताएं कितनी आ गई प्लस करके दोनों बता 0.2041 और अब इन अपने एक्सपेंसेस में से लेस करें 1334। जब आपसे कैलकुलेशन पूछूं तो मुझे ठीक ठीक कैलकुलेशन लिखवाया करें। ये क्लियर हो गया। ये हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगा और ये हमारे पास अमाउंट कैपिटलाइज्ड हो रही है बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन।
कोई इशू इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ें। कैलकुलेट द बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एंड द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग टू बी रिकॉग्नाइज्ड अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करें, 5 मिनट है आप लोगों के पास। Khan Limited has the following loan arrangements as at 1st January 2020. 7% debentures, 8% loan notes, 12% line of credit, 10% running finance arrangement. ये सारी की सारे जर्नल बोरिंग्स होती हैं, ये सारी की सारी जर्नल बोरिंग्स हमारे पास। अब देखिए ये जर्नल बोरिंग्स 1 जनवरी को ही हमारे पास अवेलेबल है। On the 1st January 2000, KL commenced the construction. कंस्ट्रक्शन भी इसी दिन स्टार्ट हो गई of a new factory. The construction of the factory will cost rupees 100 million and the company funded the construction with the existing borrowings. ये जो हमारे पास मौजूद है, यहां से हम लोग फाइनेंस कर रहे हैं, तो सारी जर्नल बोरिंग्स हैं। अब देखो ये टोटल अमाउंट डिफरेंट है, लेकिन हमें इनमें से कितना चाहिए? तो ये 100 मिलियन हमने कहां से यूटिलाइज किया होगा, नहीं पता। तो इन चारों की जर्नल बोरिंग्स है, कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करेंगे हम। फिर क्या कहते हैं? फैक्ट्री वाज कंप्लीटेड ऑन 31 अगस्त 2020। तो भाई अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स के लिए इसने डेप्रिशिएट भी होना है। 31 अगस्त को आपने इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है और 31 दिसंबर पर आपने इसकी कैरिंग अमाउंट लिखनी है। आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। बट वाज नॉट अवेलेबल फॉर यूज अनटिल, अब यहां पर उसने बता दिया कि अवेलेबल फॉर यूज 31 जनवरी तक हमारे पास नहीं है, अब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। अगर ये बात ना होती तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देना था। डेप्रिसिएशन चार्ज होती रहती है व्हेन एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, तो 31 जनवरी तक वो अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है। अब देखें, एज अ रिजल्ट ऑफ माइनर मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, active work was interrupted and the building construction was stopped for 2 months. कौन से? As a result of unexpected adverse weather condition। भाई वो 2 मंथ जो भी हैं, लेकिन हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड। कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 जनवरी से और एंड हुई 31 अगस्त में। इस टाइम ड्यूरेशन में 2 मंथ्स के लिए एक्टिव वर्क स्टॉप रहा। रीजन क्या है? कहते हैं अनएक्सपेक्टेड एडवर्स वेदर कंडीशंस। बेटा अगर अनएक्सपेक्टेड है तो सस्पेंशन है, और अगर ये एक्सपेक्टेड होती तो सस्पेंशन नहीं थी। जैसा कि उसने बिल्ड, आपको याद होगा कि जब सस्पेंशन के बारे में हम लोग थ्योरी नोट पढ़ रहे थे, उसने आपसे कहा था कि ब्रिज बना रही हैं और ब्रिज का वाटर लेवल हाई हो जाता है, एक्सपेक्टेड था, सस्पेंशन नहीं है। इसी तरह से अगर ये मूनसून का सीजन हो तो मूनसून के सीजन में तो रेन्स एक्सपेक्टेड होती हैं। मूनसून के सीजन में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ड्यू टू रेन आपका काम स्टॉप हो गया है, सस्पेंशन नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना आप। और अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो जाए तब आपके पास ये सस्पेंशन के तौर पर आता है। अब देखें, अगर हम लोग सबसे पहले इसका कैपिटलाइजेशन रेट देखेंगे, 55, 110, 85 एंड 150 1 जनवरी को अवेलेबल थे, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं 31 दिसंबर तक अवेलेबल हैं, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन आउटस्टैंडिंग पीरियड नहीं बताया, तो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग पीरियड पूरा साफ है। तो जो ये हमारे पास लोन की अमाउंट्स हैं, यही हमारे पास हमारी जर्नल बोरिंग्स हैं, और टोटल जर्नल बोरिंग हमारे पास कितनी हो गई हैं? 400। और इनके ऊपर इंटरेस्ट 55 मल्टीप्लाइड बाय 7% इज इक्वल टू 3.85।
110 multiplied by 8, 8.8. 85 multiplied by 12, 10.2. and 150 multiplied by 10, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास जी 37.85. Yes. कैपिटलाइजेशन रेट 37.85 divided by 400 multiplied by 100. कैपिटलाइजेशन रेट क्या आया हमारे पास 9.4. 9.46%। अब देखें, हमें ये कहा गया कि हमने 100 मिलियन यूटिलाइज किया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कब किया। बताया ये 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2020 commenced the construction of new factory. The construction of the factory will cost rupees 100 million and the company funded the construction with the existing borrowing. अब हम लोग सपोज कर रहे हैं कि 1 जनवरी को हमने 100 मिलियन पे कर दिया, तो 100 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 जनवरी टू 31 अगस्त, 8 मंथ, इसमें से 2 मंथ की सस्पेंशन, तो कैपिटलाइज कितना आशा करें 6 मंथ, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कर देंगे। 100 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाइड बाय 6/12, तो ये आ जाएगा आपके पास बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। और अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड हमारा 100 प्लस बोरिंग कॉस्ट रिकॉर्ड होगा कौन सी अमाउंट पर 104.73। डेप्रिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज। अगर वो बाद वाली बात ना करता, मैं इसको डेप्रिशिएट करता, और कैसे करता, फिर वो या तो मुझे इसकी यूजफुल लाइफ बताता कि इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, या डेप्रिसिएशन रेट मुझे बताता। इस क्वेश्चन में ऐसी भी कोई बात नहीं थी कि हमने इसको डेप्रिशिएट कैसे करना है। ऑन क्लियर? कोई इशू इस क्वेश्चन में? पीछे वाली वैल्यू तो उसने एक्सपेंडिचर की वैल्यू बताई थी। तो जनरल बोरिंग बेटा एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से चलते हैं। अब यहाँ पर हमें ये नहीं बताया कि 100 मिलियन क्या हमने 20 करके दिए, 20 40 करके दिए, ऐसी कोई बात नहीं थी। तो हमने सपोज किया कि जिस दिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 100 मिलियन हमने उसी दिन पे कर दिया है। ओके जी। नेक्स्ट बेटा कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स है हमारे पास। बोरिंग कॉस्ट का टॉपिक बेसिकली खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। 1-2 दिन हमारे इसके ऊपर लग जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14। कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट व्हिच मे बी कैपिटलाइज्ड फॉर ईच ऑफ द एसेट्स एंड consequently the cost of each asset as at 31st December 2006। अब अगर यहाँ पे बात कर देखें ना, बोरिंग कॉस्ट व्हिच मे बी कैपिटलाइज्ड फॉर, मतलब बेटा आपके पास 2 एसेट्स हैं, तो दोनों एसेट्स को सेपरेटली ट्रीट करोगे। ओके, और हर किसी की कैपिटलाइज्ड अमाउंट जो होगी अलग अलग रिकॉर्ड करोगे, और दोनों एसेट्स की सेपरेटली आप लोगों ने वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में। एंड द कॉन्सिक्वेंटली कॉस्ट ऑफ ईच एसेट भी हम लोगों ने बताया। On 1 January 2006, Googly Industries Limited borrowed rupees to finance the production of 2 assets। अब देखिए ये स्पेसिफिक बोरिंग्स हो गई हैं 15 मिलियन, ये जनरल बोरिंग्स नहीं है। फिर क्या कहता है, both of which were expected to take a year to build। अब देखें यहां से पता चल गया सब्सटेंशियल टाइम रिक्वायर्ड है, तो क्वालिफाइंग एसेट्स हैं ये। Work started during 2006. The loan facility was drawn down and incurred on 1 January and was utilized as follows। और 1 जनवरी को ही पेमेंट हो गई, 1 जनवरी को ही लोन आया, 1 जनवरी को ही काम स्टार्ट हो गया कंस्ट्रक्शन, तो कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी ही है, और पूरा साल काम होता रहा। अब आपसे कहा एसिड ए को इतनी अमाउंट दी, एसिड बी को, फिर 1 जुलाई को एसिड ए एंड बी को ये अमाउंट दी, और कहते हैं द लोन रेट वाज 9% एंड जीआईएल
कैन इन्वेस्ट सरप्लस फंड एट अ रेट ऑफ 7%। अब अगर आप लोग गौर करें, एसिड ए की टोटल वर्थ आपके पास कितनी बन रही है और एसिड बी की टोटल वर्थ आपके पास कितनी बन रही है। आप दोनों को अलग अलग कर लें, आप 15 ना लें, आप 5 मिलियन एंड 10 मिलियन लें। ये बात क्लियर। अब अगर एसिड ए की बात करें तो एसिड ए के लिए बेटा 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 9% और पूरा साल, कोई सस्पेंशन वगैरह कुछ नहीं है, तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 0.45। ये बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, लेकिन इसके ऊपर अब इन्वेस्टमेंट इनकम है। अब इस 5 मिलियन में से 2.5 मिलियन आपने फौरन इमीडिएटली यूटिलाइज कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सरप्लस फंड कितना बचा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय किस रेट पर आपने इन्वेस्टमेंट की 7% और कितने अरसे के लिए की 6/12 0.0875। ये माइनस कर दें तो बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इज 3625। ये बात क्लियर। 5 मिलियन है ना टोटल एसिड ए के पास, उसमें से 2.5 मिलियन की फर्स्ट पेमेंट हो गई, तो सरप्लस फंड 2.5 मिलियन बच गए हैं 1 जनवरी से 1 जुलाई तक जो हमने इन्वेस्ट कर दिया। क्लियर। अच्छा, अब एक तो ये अमाउंट कैपिटलाइज हो गई प्लस 5 मिलियन, तो एसिड ए की टोटल वर्थ कितनी हो जाएगी 5.3625। ये एसिड ए की टोटल वर्थ है। यहां तक कोई इशू? ये रहा एसिड ए 5.3625, राइट। इसी तरह से एसिड बी टोटल 10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक है, तो टोटल अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज हो जाता है 9 इज इक्वल टू 0.9। 10 मिलियन में से 5 मिलियन इमीडिएटली यूज किया, तो सरप्लस फंड कितना आ गया 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 7%, मल्टीप्लाइड बाय कितने अरसे के लिए 175। ये लेस कर देंगे तो अमाउंट कैपिटलाइज इज 0.725 प्लस 10 मिलियन। ये एसिड बी की टोटल वर्थ है 10.725। ये आपके पास आ गए। और क्लियर। कॉस्ट ऑफ एसिड 10 मिलियन को भी साथ में शामिल होगी ना, कॉस्ट ऑफ एसिड प्लस बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, तो आपके एसिड की टोटल वर्थ आ जाती है। ओके हो गया। एग्जाम्पल नंबर 15, calculate the amount of borrowing cost to be capitalized on June 30th, 2016 in accordance with the requirements of IFRS. Borrowing cost calculation should be based on number of months. Amount of borrowing cost to be capitalized 30th June 2016 और इंफॉर्मेशन क्या गिवन है 1 अगस्त 2015 Steady Industries Limited started construction of its new office building and completed it on May 31st, 2006. कितने अरसे के लिए कंस्ट्रक्शन होती रही? अगस्त के स्टार्ट से लेकर मई के एंड तक 10 मंथ्स एक्टिव कंस्ट्रक्शन होती रही। क्लियर। अगस्त शामिल करना। The payments made to the contractor were as follows. 1 सितंबर को हमने पहली पेमेंट कर दी, जबकि यहां पर देखें स्टार्ट कब हुआ
1 अगस्त को। पहली पेमेंट कब कर रहे हैं? 1 सितंबर को 10 मिलियन, दिसंबर, फेब एंड जून, ये हम लोग पेमेंट कर चुके हैं। फिर क्या कहते हैं? इन एडिशन टू द अबाव पेमेंट्स, एक तो वो ऊपर वाली पेमेंट्स होगी, लेकिन उसके अलावा SAL पेड अ फी ऑफ रुपीज 8 मिलियन ऑन। तो आपको याद है हम लोगों ने कहा था कि इससे मुराद कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट से नहीं है। अगर हम लोग कोई लीगल चार्जेस वगैरह पे कर देते हैं तो वो भी हमारी पेमेंट्स हैं, और वो पेमेंट 1 अगस्त को हो चुकी है। क्लियर? तो आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट से नहीं देखनी, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए पेमेंट 8 मिलियन की 1 अगस्त को पे कर दी फॉर ऑब्टेनिंग अ परमिट। तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, लोन भी उस टाइम पे अवेलेबल, वो भी देख लेते हैं अवेलेबल है या नहीं, लेकिन कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट है परमिट वगैरह लेने के लिए, और पेमेंट भी कर चुके हैं। Allowing the construction of the building, the project was financed through the following sources. August 1st, 2015, a medium-term loan of rupees 25 million. तो देखो क्या अवेलेबल हो गया, तो commencement date कौन सी होगी? 1 अगस्त commencement date है। क्लियर? अब आपने यहाँ पर 1 सितंबर को commencement date कंसीडर नहीं करना। नेक्स्ट देखें, was obtained specifically for the construction of the building, the loan carried markup of 12% per annum payable semi-annually. A commitment fee of rupees 0.5 million of the amount of the loan was charged by the bank. Surplus funds were invested in saving account at a rate of 8% per annum. On Feb 1st, 2016, SAL paid the 6 monthly interest plus 5 million towards the principal amount. अब देखो हम लोगों ने लोन कब लिया? अगस्त 1st 2015, लेकिन साल के बाद 1 Feb 2016 को हम लोगों ने 6 मंथली इंटरेस्ट पे किया, क्योंकि वो सेमी एनुअल बेसिस पे इंटरेस्ट पे करना था। इंटरेस्ट सेमी एनुअल बेसिस पे करना है, तो हम लोगों ने पे किया 6 मंथली इंटरेस्ट, और उसके साथ 5 मिलियन हमने पे कर दिया लोन की अमाउंट को के लिए। 25 में से 5 मिलियन हम लोगों ने पे कर दिया, बाकी हमारे पास लोन 20 मिलियन का रह जाता है। ओके है ये बात? एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज ऑफ SAL, और याद रखिएगा बेटा, जितनी भी एग्जिस्टिंग रनिंग फाइनेंस फैसिलिटीज होती हैं ये हमेशा जर्नल बोरोइंग्स होती हैं। इनमें कहता है एक फैसिलिटी है रुपीज 28 मिलियन फ्रॉम बैंक के, कैरी markup of 13% payable annually. The average outstanding balance during the period of construction was, बेटा मुझे फैसिलिटी कितने की है इससे कोई गर्ज नहीं है, एवरेज बैलेंस क्या है ये मेरे लिए यूजफुल है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसने बता दिया। इन केस अगर वो टाइम बता देता तो मैं 28 को उससे मल्टीप्लाई करवाता, तो मेरे पास 25 ही आ जाता। अब रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी ऑफ रुपीज 25 मिलियन फ्रॉम बैंक बी कैरिंग मार्कअप ऑफ payable annually. The average running finance balance during the period construction was rupees 20 million. तो यहां से ये यूज करेंगे और ये हमारे काम का नहीं। हमने क्या बताना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। तो बेटा सबसे पहले हमने कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करते थे। ये इंफॉर्मेशन यूज करते हुए आप लोगों ने मुझे कैपिटलाइजेशन रेट फाइंड करके देना है, जल्दी करें। तो बोरोइंग कॉस्ट के लिए भाई बहुत सिंपल सी बात थी, एवरेज बोरोइंग्स मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट 13%, ये इसका इंटरेस्ट आ जाएगा, प्लस सेकंड एवरेज बोरोइंग्स मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट एंड डिवाइडेड बाय weighted average borrowings 25 plus 20 multiplied by 100 is equal to 16.11।
ये बात क्लियर है सब बच्चों को? अब बेटा आपसे कहा गया बोरोइंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। ये जो 8 मिलियन है ना, ये आपकी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा। लीगल चार्जेस है, परमिट लेने के चार्जेस हैं, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनेगा, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ये बात क्लियर? क्योंकि इसका बोरोइंग से कोई ताल्लुक नहीं। इसके अलावा आप लोगों ने स्पेसिफिक लोन लिया, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा। जर्नल बोरिंग्स हैं, उनके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन स्पेसिफिक लोन लेने के लिए अगर आपने कोई कमिटमेंट फी पे की, वो बोरिंग कॉस्ट है। तो बोरिंग कॉस्ट में सबसे पहले लिखेंगे 25 मिलियन का 0.5%। ये जो आप लोगों ने कमिटमेंट फी पे की, ये बोरिंग कॉस्ट का हिस्सा है, और ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी 125,000। ऑल क्लियर? अब आ जाए स्पेसिफिक बोरिंग्स पर। स्पेसिफिक बोरिंग्स कितनी अमाउंट से हैं? 25 मिलियन। किस रेट पर? 12%। कब से? अगस्त 1। ओके। और कब तक? कंस्ट्रक्शन कब हुई, कब एंड हुई जाकर? मई 31। तो कितने मंथ समय लगे, और क्या कोई सस्पेंशन है इसमें? तो आप लोग यहां पे देखें बेटा, सबसे पहली चीज कि आप लोगों ने यहां अगस्त 1 को 20 मिलियन लोन लिया, लेकिन 1 फेब को जाकर आप 5 मिलियन रिटर्न भी कर रहे हैं। ऐसा ही है ना? तो आपको क्या लगता है कि मैं 25 मिलियन के ऊपर 10 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लूं, जबकि ड्यूरिंग द ईयर मैं उसे 5 मिलियन रिटर्न भी कर चुका हूं? क्या आपको ये नहीं लगता कि जैसे 5 मिलियन जब रिटर्न कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए जिस दिन हमने रिटर्न किया उसके बाद 20 मिलियन के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए? ऐसे ही है ना? तो बेटा 25 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12%। अब देखिए हमने कब रिटर्न किया? 1 फेब को। तो 1 फेब तक, 1 अगस्त से 1 फेब तक देखिए कितना टाइम बनता है। अगस्त 1 से 1 फेब तक, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 मंथ। तो ये 6/12 आपके पास आ जाएगा। ये अमाउंट देखें 1.5, ये देखें, ये आपके पास। आई होप कि ये बात समझ आ चुकी है, क्लियर हो गई? अब 1 फेब से ऑनवर्ड 25 मिलियन का लोन नहीं है। अब कितने का लोन है आपके पास? 20 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 12% एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 फेब से लेकर 31 मई तक 4 मंथ्स। शाबाश। जिस दिन कंस्ट्रक्शन एंड हुई 4/12, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाती है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? अब नेक्स्ट देखें। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। उसने आपसे कहा कि आप इसको इन्वेस्ट करते हैं एट अ रेट ऑफ 8%। इन्वेस्टमेंट है टोटल 25 मिलियन। यहां पे देखें बेटा, 25 मिलियन में से मैं इसको अमाउंट इन रुपीज अभी 1000 लिख देता हूं। इसमें से 0.5 मिलियन तो आपने फौरन बैंक को पे कर दिया था कमिटमेंट फी। तो क्या वो अमाउंट आपको मिली? आपको नेट अमाउंट मिलेगी। तो आपने कितनी अमाउंट रिसीव की? इसमें से इसका 0.5% माइनस करो, कितना बनता है 0.5%? अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 125। 25,000 का 0.5% कितना बन गया हमारे पास? ये माइनस कर दें। तो आप लोगों ने कितनी अमाउंट रिसीव की?
और इसमें से आप लोगों ने 8,000 पे कर दिया परमिट लेने के लिए, 8,000 पे कर दिया, तो 8,000 यहां से गया, मैं अमाउंट इन रुपीज 1,000 ले रहा हूं, तो मेरे पास कितनी अमाउंट बाकी बच गई 1 अगस्त को? सरप्लस बैलेंस मेरे पास कितना है? 16,875। अब ये अमाउंट आपने इन्वेस्ट करनी है फॉर 1 अगस्त का आपने ये इन्वेस्ट कर दी 16,875, ये यहां पे देखें, मल्टीप्लाइड बाय 8%, मल्टीप्लाइड बाय 1/12, ये देखें। ऑल क्लियर? तो सारी पेमेंट करने के बाद जो बचेगा, हाँ, तमाम पेमेंट सरप्लस फंड हमेशा इन्वेस्ट किया जाता है। लोन लिया 25 मिलियन का, उसमें से जो कमिटमेंट फी पे की वो माइनस करें, जो परमिट के लिए पे किया, क्योंकि ये सब कुछ 1 अगस्त को हो रहा है, आपका अपना पैसा तो आपके पास था नहीं, तो स्पेसिफिक लोन में से ही पे करोगे, तो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट बच गई उस दिन 16,875, इसको आपने 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से अगस्त से सितंबर तक, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, तो वहां से आपको ये इन्वेस्टमेंट इनकम मिल गई, आप ये लेकर चले गए इधर। ये बात क्लियर? उसके बाद आप लोगों ने बेटा पेमेंट कर दी 10 मिलियन की, तो आपके पास सरप्लस फंड कितना आ गया? 6,875। ये आपने इन्वेस्ट किया कितना अर्सा? सितंबर से दिसंबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 3/12, तो यहां से इन्वेस्टमेंट इनकम आपको मिलेगी, ये देखें 137500, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इनकम ये हो गई, यहां तक कोई इशू। इसके बाद बेटा आपने जितनी भी पेमेंट्स की हैं वो सारी की सारी अब जर्नल बोरिंग में से देखें, आपके पास ये फंड मौजूद था, नेक्स्ट आपने पेमेंट की 15 मिलियन, उसमें से 6,875 तो आपका चला गया स्पेसिफिक में से, और आपका स्पेसिफिक का सरप्लस खत्म हो गया, और ये जो शॉर्टफॉल आ रहा है वो आपने पे किया होगा जर्नल में से। तो देखिए कितनी अमाउंट आपने जर्नल में से पे की होगी, 15,000 में से माइनस कर दें 6,875, तो आपने कितनी अमाउंट पे की होगी? 8,125, ये जर्नल में से गई, ये 12 मिलियन जर्नल में से गए, और ये वाली अमाउंट आपने अकाउंट फॉर नहीं करनी, क्योंकि मेक एंड पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है और ये पेमेंट हो रही है जून में, तो 31 ये अमाउंट हमारे एसिड की कॉस्ट का पार्ट बनेगी, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि सब्सटेंशियली एसिड कंप्लीट हो चुका है, तो कैपिटलाइजेशन 31 मई को सीज हो चुकी है, तो हमारी उस टाइम ड्यूरेशन के बाद अगर कोई पेमेंट्स हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। ओके, तो 8.125 प्लस 12,000, इसके ऊपर हम लोगों ने जर्नल बोरिंग्स चार्ज की, ये देखें 8.125 मल्टीप्लाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट मल्टीप्लाइड बाय 2/12, और उसके बाद जब इसके साथ 12 मिलियन शामिल हुआ तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? 12 मिलियन एक तो शामिल कर देंगे, देखिए 12 मिलियन की पेमेंट कब हो रही थी हमारे पास, लेकिन साथ में हम लोग
5 मिलियन ये पे कर रहे थे और इसके ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी पे कर रहे थे। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देखिए यहां पर हमारे पास कितना आ रहा था, 1.5 मिलियन। तो टोटल पेमेंट हम लोग कितनी कर रहे हैं, 6.5 मिलियन। तो ये देखें, ये जनरल बोरिंग में से फर्स्ट पेमेंट जो हम लोगों ने उधर अपनी वर्किंग में लिखी हुई है 8.125, ये पहले से हम लोगों ने लिया हुआ था 1 दिसंबर से फेब तक का है। तो दिसंबर और जनवरी का मंथ, 2 मंथ्स का हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। जब फेब में हम लोग आए तो हम लोगों ने जर्नल बोरिंग में से एक तो इंटरेस्ट पे कर दिया 1.5 मिलियन 6 मंथ्स का, 5 मिलियन हम लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट लोन की पे कर दी और 12 मिलियन हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर दी। तो जर्नल बोरिंग में से टोटल हम लोगों ने कितनी अमाउंट यूटिलाइज कर ली, ये। और कब, 1 फेब, कब तक, 31 मई। तो फेब से मई तक कितने मंथ हमारे पास बन गए और इसके ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट हमने अप्लाई कर दिया। तो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आ जाएगी, क्लियर? एक ये इंटरेस्ट की अमाउंट और दूसरी ये वाली इंटरेस्ट की अमाउंट, ये जर्नल बोरिंग्स है हमारे पास और ये जर्नल बोरिंग्स का पार्ट बनते हैं। और टोटल अमाउंट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन इज 3822919। एनी इशू? सर ये किस तरह पता लगेगा कि पहले आपने वो स्पेसिफिक में से कौन सी थी? सबसे पहले बेटा स्पेसिफिक को खत्म किया जाता है, उसके बाद जनरल बोरिंग्स के ऊपर आया जाता है। तो पहले मैंने 25 मिलियन को खत्म किया, 25 मिलियन यहाँ पे आके एंड हो गया था, ये सरप्लस था। अब देखो नेक्स्ट जो पेमेंट हमने की, मैं इसी को चले आगे कंटिन्यू कर देता हूँ, 6875। अब बेटा नेक्स्ट जो पेमेंट की हम लोगों ने वो देखो यहां से 10 मिलियन तो पे कर दिया था। अब नेक्स्ट पेमेंट हमने कितनी करनी थी, 15,000 की। मेरे पास कितना था, तो पहले तो ये स्पेसिफिक वाला खत्म कर दो 6875। अब स्पेसिफिक के पास कुछ भी नहीं है, तो रिमेनिंग अमाउंट 8125 ये हमने कहां से दी होगी, जर्नल बोरिंग में से। क्लियर? उसके बाद ये पेमेंट करने के बाद 15 की 12 की पेमेंट भी हमने यहां से की। 5 मिलियन का जो इंटरेस्ट जो हम लोगों ने 25 मिलियन के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट पे की वो भी यहीं से देंगे, फर्स्ट फेब को हुआ था वो भी, और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो भी यहां से देंगे। तो फर्स्ट फेब को टोटल जर्नल बोरिंग्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, अब इसके ऊपर कैपिटलाइजेशन रेट अप्लाई करेंगे फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स, फर्स्ट फेब टू 31 26625। तो यहां पर देखें ये 26625 नहीं है, ओके? एनी इशू? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की होम असाइनमेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने सॉल्व करके आने और हम इनकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।